हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपका जीआरपी मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन आगे की जो पीछे की जो अपन ने क्लास की थी उसके आगे का पोर्शन करेंगे। लास्ट टाइम अपन ने इंटीजर के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आज अपन वापस उसको आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं पूर्णांक इंटीजर के बारे में थोड़ा और नॉलेज लेते हैं। ये अपन ने एक नंबर लाइन देखी थी यहाँ पे, संख्या रेखा। यहाँ पे मैंने 0 लिखा, इधर धनात्मक नंबर आएंगे और इधर ऋणात्मक नंबर आएंगे। इधर प्लस इनफाइनाइट आएगा, इधर माइनस में इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट वैसे कोई नंबर नहीं होता, ये एक सिंबल है और अनंत की संख्या ही होती है। इधर धनात्मक भी अनंत की संख्या ही होती है और ऋणात्मक भी अनंत संख्या ही होती है। बीच में होता है 0। तो इस पे अपन चर्चा करेंगे। अब देखना, ये तो हो गया 0, इसको हमने लिखा 0। इधर वाले नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, धनात्मक नंबर है। तो इधर का जो पोर्शन है वो पूरा क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। इसको अपन प्राकृत संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या भी कहते हैं। कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक चलता है, इनको अपन प्राकृत संख्या भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इधर वाला जो पोर्शन है वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि ऋणात्मक संख्या होती है जो -1 से अनंत तक चलती है, धनात्मक संख्या होती है 1 से पॉजिटिव में अनंत तक चलती है। ओके, अब 0 है, वो 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। अब जो 1 से इधर वाली जो संख्याएं हैं, और 0 से इधर वाली संख्याएं और 0 से इधर वाली संख्याएं, इसको बोलते हैं धनात्मक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। अब यदि आप इस धनात्मक संख्याओं में 0 को और ऐड कर देते हैं तो उन संख्याओं को बोलते हैं अपन पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर कहते हैं। और उस पूरी नंबर लाइन को अपन क्या कहते हैं? पूर्णांक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। अब ये टॉपिक तो अपन ने कल कर लिया था, अब इससे आगे की चर्चा है वो करते हैं। देखो, अब आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना है तो आगे कक्षा में नाम आएगा ऐसे, धनेत्र पूर्णांक। क्या नाम आएगा? यहाँ पे लिखता हूं मैं पहला, धनेत्र पूर्णांक। धनेत्र पूर्णांक का अर्थ होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का अर्थ हुआ कि वो धनात्मक नहीं है। अर्थ में लिख देता हूं, जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो फिर वो ऋणात्मक पूर्णांक है और वो शून्य भी है। यानी तो इसमें आने वाले नंबर कौन कौन से होंगे? 0 भी होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। ऐसे ऐसे करके इधर वाली सारी संख्याएं आएगी और इसके अंदर 0 भी शामिल होगा। इसको बोलते हैं धनेत्र पूर्णांक। समझ में आ गई बात? दूसरा होता है ऋणेतर
पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ हुआ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि इसका अर्थ ये होगा कि जो ऋणात्मक नहीं है। ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक नहीं है तो फिर वो कौन कौन से आएंगे, धनात्मक आएंगे और जीरो आएगा। तो एक तो आएगा इसके अंदर अपने पास जीरो शामिल होगा, जो ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो जीरो भी शामिल होगा। और धनात्मक पूर्णांक जितने भी आएंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6 आगे तक चलेगा। ओके, तो ये होते हैं ऋणेतर पूर्णांक। अब एक आता है शून्येतर पूर्णांक। शून्येतर पूर्णांक कौन से होते हैं? शून्येतर पूर्णांक, शून्येतर पूर्णांक बोले तो नॉन जीरो नंबर, सॉरी नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर शून्येतर पूर्णांक, यानी कि शून्य को छोड़ के सभी नंबर। धनेतर में क्या होता है, धनात्मक नंबर को छोड़ के सारे के सारे नंबर। ऋणेतर पूर्णांक में क्या होता है, ऋणात्मक नंबर को छोड़ के सारे के सारे नंबर। शून्येतर में क्या होगा, शून्येतर में जीरो को छोड़ के सारे के सारे नंबर आएंगे। तो जीरो को छोड़ देंगे, सारे नंबर कौन से आएंगे, देखना यहाँ पे लिख दो आप, शून्य को छोड़कर जो शून्य नहीं है, जो शून्य नहीं है उसको अपन लिखेंगे, जो शून्य है इसको छोड़ देंगे तो नंबर आएंगे अपने पास ±1 ±2 ±3। ये सारे जो इंटीजर है वो कौन से कहलाएंगे, शून्येतर पूर्णांक कहलाएंगे। तो ये चीजें समझ में आई होगी, ये नई चीजें थोड़ी, और ये आगे की क्लास में आपके काम में आने वाली है। तो बीच बीच में सवाल आएगा कि एक ऐसा पूर्णांक है जो शून्येतर पूर्णांक है। शून्येतर मतलब ये हो कि वो शून्य नहीं है, शून्य के अलावा सारे पूर्णांक है। ठीक है, तो अभी अपन आगे देखते हैं, परिमेय संख्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या देखेंगे, फिर उनको अपन इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो आगे देखते हैं अपन, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। एक छोटी चीज और है कि जीरो सम है या विषम है। तो जीरो क्या होता है, सम संख्या होती है। क्या होती है, सम संख्या होती है। छोटी क्लासों में अपने को 2 से स्टार्ट करवा के सिखाया जाता है चीज़ों को, कल मैंने भी यही लिखा था। लेकिन जीरो भी क्या है, सम संख्या है, क्योंकि अपन वही समझ, इसकी जो परिभाषा डेफिनेशन क्या काम करती है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है, तो 2 का भाग जीरो में किया जाता है, पूरा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा कि ऐसी संख्या है जिसे अपन पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में, पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। और पी और क्यू तो होते हैं दोनों के दोनों पूर्णांक। क्या होते हैं, पूर्णांक। जहाँ क्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन पी व इसको मैं देखो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कि तथा पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ये होता है बिलोंग्स टू का चिन्ह, यानी कि पी और क्यू का मान किससे लिया जाएगा, जेड से लिया जाएगा। अच्छा, जेड क्या होता है, जेड कल सीखा था अपन ने, यानी कि पूर्णांक होता है कि माइनस वाली संख्या भी होती है, जीरो भी होता है और प्लस वाली संख्या भी होती है, ये होता है जेड।
मान लीजिए जैसे p का मान मैं 2 भी ले सकता हूँ, q का मान मैं 4 ले सकता हूँ, लेकिन q का मान मैं 0 नहीं ले सकता। कैसे? यदि मैंने p का मान 1 ले लिया और q का मान 0 ले लिया, क्या 1 में 0 का भाग लगता है क्या? नहीं लगता, क्योंकि अपन इसको परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए इसको अपन बोलते हैं नॉट डिफाइन। इस पे अपन चर्चा करेंगे, एक इस चीज पे चर्चा करेंगे, एक अपन 0/1 पे चर्चा करेंगे, है ना। तो इन चीजों पे अपन चर्चा करेंगे कि ऐसा नॉट डिफाइन होता क्यों है। एक छोटा सा क्लिप बना के मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके सामने। अब देखो, यानी कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। देखना कैसे, जैसे मैंने नंबर लिखा 5, ये एक पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत संख्या भी है, एक पूर्णांक संख्या भी है। क्या ये एक परिमेय संख्या है क्या 5 एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। क्या आप 5 को 5/1 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते? लिख सकते। अच्छा, 5 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब 5/1 क्या हुआ? परिमेय संख्या। आने वाला आंसर 5, 5 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। यानी कि प्रत्येक जो इंटीजर नंबर है वो सारे इंटीजर नंबर क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्याएं, सॉरी परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे -7/4, -8/9, -3/4। अच्छा, 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? कि अपन 0 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं, 0 में 1 का भाग देंगे, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अच्छा, 1 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या 1/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 भी एक परिमेय संख्या है। क्या 2 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने बोल दिया 7, 7 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल क्या है? एक परिमेय संख्या है। 8 बिल्कुल क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जितने भी पूर्णांक है वो सारे के सारे क्या है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। आगे देखते हैं। अब देखना, एक होता है परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप। क्या होता है? मानक रूप। देखना, जैसे 8 मैंने लिखा 16, 8 क्या लिखा मैंने? 16। ये परिमेय संख्या तो है, ये क्या है? एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसका मानक रूप क्या होगा? परिमेय संख्या का मानक रूप होता है, यदि कोई पूछ ले कि परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होगा, ये यदि छोटे हो रहे हैं तो उसको छोटा करो। कैसे? कि 8 के पहाड़े से 8 एक बार, 8 दूनी 16, यानी कि 1/2। तो 8/16 का मानक रूप क्या होगा? 1/2। जैसे मैंने लिखा 20/10। हाँ, ये परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या का मानक रूप क्या आएगा? काट दो, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, 2/1। 2/1 को अपन क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। तो ये क्या आ गया? परिमेय संख्या का मानक रूप आ गया, यानी कि ये मानक रूप 2/1। तो परिमेय संख्या के बारे में अपन जानकारी ली। अब अपन सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, यानी कि दशमलव रूप में भी संख्या आती है, तो अपन किन किन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर अपन एक काम करते हैं, पहले मैं आपको अपरिमेय संख्या समझा देता हूँ, फिर अपन दशमलव जो प्रसार है उन संख्याओं का, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, वो एक साथ में सीखते हैं। अभी देखना, अपरिमेय संख्याएं, मैं जो परिभाषा साथ साथ में बोल रहा हूँ वो आप लिख लेना। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? हमने देखा कि ऐसे नंबर जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं वो तो होते हैं रेशनल नंबर, और इरेशनल जिसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अच्छा, नहीं लिखने का मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं, दूसरी परिभाषा बोलूं तो जो संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं हो, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं हो। जैसे मैंने √4 लिखा, √4 का वर्गमूल निकलता है कितना आता है? 2 आता है, ये पूर्ण संख्या हो गई। अच्छा, आपने √2 का कभी वर्गमूल निकाल के देखा? नहीं। कितना आएगा? 1 पॉइंट, मतलब कुछ समथिंग आएगा, 4 1 4 डॉट ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि जो ऐसा नंबर जिनका जो वर्गमूल है
पूर्ण संख्या होता है तब तो वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। वो पूर्ण संख्या नहीं होती है तब क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होती है। ओके, जैसे √5, √7, √10, √11, √13, √17, ये सारी संख्या क्या कहलाती है, √3, √2, ये सारी क्या संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो इन नंबर को भी अपन संख्या रेखा पे निरूपित करना सीखेंगे, जो 9th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, अभी अपन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को इनका दशमलव रूप देखते हैं क्या क्या आता है। यहां पे देखते हैं दशमलव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है शांत दशमलव। कौन सा होता है, शांत दशमलव। एक होता है अशांत दशमलव। एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत में भी दो प्रकार का होता है। कौन सा, एक तो होता है शांत होता ही है, और एक होता है, सॉरी इसमें लिखना है, ये दो प्रकार का होता है। अशांत आवर्ती वाला, एक होता है अशांत अनावर्ती वाला। अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, यानी कि दशमलव के बाद में अंकों की रिपीटेशन भी होती है, नहीं भी होती है। और अशांत का मतलब वो दशमलव के बाद में भाग, किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो जाता ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। जैसे मैंने शांत दशमलव, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। अब देखना शांत दशमलव क्या होता है। जैसे मैंने किसी संख्या में भाग दिया, जैसे मैंने 4 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यानी 2.00। अब देखना, जैसे मैंने 2 में और 4 का भाग दिया, 2 में 4 का भाग देने का मतलब ये हुआ, देखो देखते हैं, 2 में 4 का भाग देंगे, 4 की पढ़े में 2 नहीं आता, अपन 0 उतार के दशमलव लगाते हैं, फिर यहाँ पे एक 0 पुट कर सकते हैं। 4 के पाड़े में 20 आता है क्या, कितनी बार, 5 बार बोलने पे आता है। 4 और 5 20, माइनस करेंगे कितना से बचा, 0 बचा, तो 0.5, यानी भाग गया पूरा 0.5 बार। आगे शेष पर 0 आ गए, इसलिए अपन भाग नहीं देंगे। तो ऐसे यानी किसी संख्या में भाग देते हैं तो 0.5, जैसे अपन ने, मैं और नंबर लिखता हूँ, जैसे 0.76, 0.8354, मैंने लिखा 7.143। मान लीजिए मैंने ये शांत दशमलव लिखे हैं। ठीक है, और अब इसमें क्या हुआ कि दशमलव के बाद में किसी भी संख्या में भाग दिया तो डेसिमल के बाद में कहीं ना कहीं जाके भाग रुक गए और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसको बोलते हैं अपन शांत दशमलव, यानी कि भाग देने पर दशमलव के बाद में वो भाग वो शांत हो जाता है, रुक जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो अपन भाग को रोक देते हैं। जो भागफल है वो पॉइंट के बाद में यहाँ तक रुक गए। अब आता है अशांत दशमलव। कौन सा आता है, अशांत दशमलव। एक तो होता है अशांत आवर्ती, यानी कि अशांत का मतलब ये हुआ कि भाग देते जा रहे हैं, शेषफल 0 नहीं आ रहा। शेषफल क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, वो चलता ही जा रहा है। जैसे मैंने 1 में 3 का भाग दिया, देखते हैं 1 में 3 का भाग, मान लीजिए मैंने 1 यहाँ पे लिखा और इसमें 3 का भाग लगाते हैं, क्या 3 के पाड़े में 1 आता है क्या, नहीं आता। फिर अपन पॉइंट उतारते हैं, वो पॉइंट के बाद में एक 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 के पाड़े में 10 आता है, नहीं आता। छोटी संख्या 9, कितनी बार बोलने पे, 3 बार, तो 3 3 9, कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1।
वापस एक बचा, दशमलव के बाद में 1 0 1 उतार सकते हैं। आपने लिखा 10, 3 के बारे में 10, 9 बार, सॉरी 3 बार, इतना बचा 9, इतना बचा 1, बार बार शेष बार एक एक आ रहा है और भाग ऐसे ऐसे चलता रहेगा, यानी 0.3 3 3 डॉट 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 चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। शेष पर 0 नहीं आएगा, शेष पर 0 आ जाता है तब तो भाग रुक जाता है, शेष पर 0 नहीं आता है तो भाग चलता रहता है। ओके, अब क्या मैं इसको इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 0.3 3 3 डॉट 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 ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, किसी नंबर में भाग देंगे तो कुछ ऐसे भी तो आ सकता है, जैसे यहाँ पे एक नंबर की रिपीटिंग हो रही है तो किसी संख्या में 3 4 3 4 3 4 इस संख्या भाग देने पे ऐसे भी रिपीटिंग हो सकती है। किसी नंबर में भाग देने पर, किसी संख्या के दूसरी संख्या में भाग देने पर 5 3 1 5 3 1 5 3 1 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितने नंबर की रिपीटिंग हो रही है? 3 की, 5 3 1 5 3 1 5 3 1, शेष पर 0 आ नहीं रहा है तो ये आगे आगे चलता जा रहा है और रिपीटिंग हो रही है। जैसे अपन लिखते हैं, जैसे 22 में 7 का भाग देते हैं तो 3.14 28 35 14 28 35, इस हिसाब से ये नंबर चलते जा रहे हैं। कितने नंबर की रिपीटिंग हो रही है? वैसे 14 28 35 नहीं बोलते, 1 4 2 8 5 3 ऐसे सिंगल डिजिट बोलते हैं। तो कितने नंबर की रिपीटिंग हो रही है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर की रिपीटिंग हो रही है और ये भाग ऐसे ऐसे आगे तक चलता रहेगा, रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं। रुक नहीं रहा इसलिए बोलते हैं अशांत है, लेकिन आवृत्ति हो रही है, बार बार नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गई आवर्ती, यानी कि अशांत आवर्ती प्रकार का क्या हो गया? ये दशमलव प्रसार हो गया। क्या मैं इसको देखा, इसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा दो, 0.3 के ऊपर क्या लगा दो? बार लगा दो। इसमें दो अंकों की दो डिजिट की यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको आप क्या लिखेंगे? 0.34 के ऊपर क्या लगा दो? बार। इसका मतलब ये हुआ कि 0 में नहीं लिखा, 0.3 बार, तो 3 की बार बार रिपीटेशन हो रही है। कैसे लिखेंगे? 0.3 3 3 2 2 2 2 चलता रह रहा है। ओके, ऐसे ही इसको कैसे लिखेंगे? या 0.531 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। 3 अंकों की आवर्ती हो रही है तो 3 अंकों के ऊपर बार लगा देंगे, और 6 अंकों की आवर्ती हो रही है तो क्या लिखेंगे? 3.142835 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। क्या सर सिचुएशन ये भी आ सकती है क्या? 3 5 4 1 5 4 1 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितने नंबर की आवर्ती हो रही है? 3 की आवर्ती नहीं हो रही, लेकिन 5 4 1 5 4 1 5 4 1 इनकी आवर्ती हो रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको अपन ऐसे लिखेंगे, 0.3541, जिसकी आवर्ती नहीं हो रही उस पर नहीं लगाएंगे, जिसकी आवर्ती उस पर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो आप इसको नोट कीजिए। अभी अपन देखते हैं आगे अशांत अनावर्ती। अच्छा, ये कैसे आता है? अब इसमें अशांत तो होता है लेकिन वो कभी रुकता नहीं है। अनावर्ती का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है वो बार बार इस तरह से किसी भी प्रकार से रिपीटेशन में नहीं आते। जैसे मैं लिख देता हूँ 0.101001001 अब देखना ये डॉट 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 आगे तक चलता रहता है, इस प्रकार से पैटर्न बनता रहता है। तो 101, सर 1 और 0 तो आ रहे हैं, लेकिन 1 0, क्या 1 0 के बाद में 1 तो आ रहा है लेकिन 0 एक बार नहीं आ रहा, 2 बार आ रहा है, मतलब रिपीटेशन नहीं हुआ। फिर यहाँ पे सर 1 भी आ रहा है लेकिन 0 3 बार आ रहा है, तो इसको अपन रिपीटेशन नहीं बोलते। ठीक है, जैसे एक नंबर और लिख देता हूँ मैं, 3.3541058731 डॉट 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 ऐसे आगे तक चलता रहता है। तो किसी भी नंबर की यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रही। इसलिए एक परिभाषा और सुनिए कि जिन नंबरों की
जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती के रूप का होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय। तो थोड़ी देर पहले मैंने ये लिखा था कि √2 लिखा था, तो √2 क्या है कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो आएगा अशांत अनावर्ती के रूप का आएगा। तो अब देखते हैं कि शांत दशमलव है तो क्या इसको अपन परिमेय संख्या कहेंगे या नहीं कहेंगे। 2.0 है, क्या 2.0 को 4/2 लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ। 0.5 को जैसे मैंने आपने छोटी क्लास में सीखा होगा कि पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में एक अंक है तो नीचे एक क्या है, 1 0 लगा देंगे। 5/10, क्या 5/10 परिमेय संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है। तो 5/10 को अपन क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 0.5 भी क्या है कि परिमेय संख्या। यहाँ पे देखना 0.76, इसको कैसे लिखूंगा, 7 6 76 पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो कितने लगाएंगे, एक के आगे 2 0, यानी कि 76/100। और 76/100 ये पी है ये क्यू है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यू का मान 0 नहीं है तो क्या कहेंगे, उसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो मोटी मोटी परिभाषा अपने सामने निकल के आई कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, क्या होता है, शांत होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, ये हो समझना। अशांत आवर्ती 0.3 के ऊपर बार है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखना यहाँ पे मैं चलो इसको मिटो देता हूँ, फिर एग्जाम्पल वापस सेट कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 0.3 के ऊपर बार है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3, जितने पे बार है वो इसको छोड़ो, जितने भी नंबर हो उसको ऊपर लिखो, जितने पे बार है उतने नीचे 9 लगा दो, उतने नीचे क्या लगा दो, 9 लगा दो। क्या इसको हल करेंगे थोड़ा सा, तो 3 एकम 3, 3 3 9। क्या मैंने 1/3 को तो ये 0.3333 लिखा था, 1/3। ओके, फिर लिखा 0.34 के ऊपर क्या है, बार, तो क्या लिखना है, 34 लिखना है। और बट्टे में जितने अंकों पे बार है उतने नीचे क्या लगाने, 9 9 लगाने। क्या लगाने, 9 9। अच्छा, ये 9 9 लगाने कैसे अपन एक दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 34/99, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। 1/3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो दूसरी परिभाषा क्या निकाल के ये अपने सामने कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती के रूप का होता है उसे अपन क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये भी परिमेय संख्या है और इधर भी क्या है, परिमेय संख्या। और इनको अपन क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो आप नोट कीजिए और कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से बनाइए और हल कीजिए। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी, तो आप एक जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, चलो कोई ना, मैं आपको ये समझा ही देता हूँ साथ में, देखना। जैसे 0.354 की आवृत्ति हो रही है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये नंबर पूरा लिखेंगे 354, बट्टे में क्या लगाएंगे, कितनी अंकों की आवृत्ति हो रही है, 3 की, तो आप क्या लिखेंगे, 3 बार 9 लिखेंगे। तो ये कौन सी संख्या हुई, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई। जैसे मान लीजिए ऐसा नंबर आ रहा है 4.354 के ऊपर क्या आ रहा है, बार आ रहा है। आपको क्या लिखना है, देखो 4 तो पूरा पूरा ही है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 4 + 0.354 के ऊपर बार। क्या सेम टू सेम नंबर आया ऊपर वाला, बिल्कुल आया। क्या 4 को ऐसे लिख दूँ, ओके। क्या इसको ऐसे लिख दूंगा 354/9 9 9, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 सही 354/999। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अरे आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1 + 1/2 है तो 1 सही 1/2। इसका मतलब क्या होता है, 1 + 1/2। 3 सही 1/4 का मतलब क्या होता है, 3 + 1/4। 5 सही 2/7 का मतलब क्या होता है, 5 + 2/7। समझ में आई बात। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। एक और देखते हैं, जैसे
हमने लिखा 0.543 543 लिखा। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ऊपर जितने नंबर है वो लिख दो 543 यानी कि 543 हो गए। जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है। कितने पे बार नहीं है, 5 पे, तो क्या करना है, -5 करना है, बट्टे में लिखना है। अच्छा कितने पे बार है, 2 पे बार है, तो 2 नौका लिखना अपन ने। फिर 5 है जिस पे बार नहीं है, कितने पे बार नहीं, 1 पे बार नहीं, 1 जीरो लगाना है। क्या लगाना है, 0। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ गया अपने पास 538, बट्टे में कितना आ जाएगा, 990। तो ये हो गया आपका आंसर। यानी कि जिस पे देखो, जिस पे बार है, देखो सबसे पहला काम तो है कि पूरे नंबर को लिखना है। ऐसे पूरे नंबर को लिखा 543। जिस पे बार नहीं है उसको करना है माइनस। फिर क्या करना है, जिस पे बार है उतने नीचे क्या लगाने हैं, 9। जिस पे बार नहीं है उतने क्या लगाने हैं यहाँ पे, 0। एक नंबर और देखना, जैसे मैंने लिखा 0.3543 ये नंबर लिखा मैंने। अब क्या लिखूंगा इसको, पहले पूरा नंबर लिखेंगे 35,437। कितने पे बार नहीं है, इन 2 पे बार नहीं है, माइनस करेंगे 35, बट्टे में कितने पे बार है, 3 अंकों पे बार है, कितने 9 लगाएंगे, 39। कितने पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। ऐसा होता क्यों है, मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको 9th क्लास में, ये क्लास लेंगे उसमें बताएंगे आपको। अब इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 437 में से 35 घटाएंगे तो 2 बचा, नहीं 402 बचेगा। 35,402 बटे में कितना आ जाएगा, 9900। तो ये कौन सा रूप आ गया, ये एक आ गया अपना P/Q के रूप का आ गया। इसलिए तो जिन संख्याओं में दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती के रूप का होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं कि परिमेय संख्याओं को और संख्या रेखा पे निरूपित करना। छोटी क्लासों में भिन्न संख्याओं को भी उस पे निरूपित करना आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा चलो मैं आपको सिखाई देता हूँ, साथ में बता देता हूँ। एक तो होता है परिमेय संख्या, क्या होती है, परिमेय संख्या, और एक होती है भिन्न, क्या होती है, भिन्न। इसमें अंतर क्या है, क्या 5/3 और 5/3 परिमेय संख्या भी है और क्या भिन्न भी है। मैंने लिखा -5/3 -5/3 ये P/Q के रूप की होती है, बिल्कुल होती है, P/Q के रूप की होती है। और ये होता है अंश/हर, क्या होता है, अंश/हर। अच्छा P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, इसका मतलब P और Q नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, लेकिन Q का मान जीरो नहीं आना चाहिए, बट्टे में जीरो नहीं आना चाहिए, और तो सब हो ही सकते हैं प्लस माइनस के अंदर। तो ये तो क्या हो गई परिमेय संख्या, क्योंकि P का मान क्या है यहाँ पे माइनस में चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वाली जो संख्या है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, भिन्न हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इन दोनों में बस यही अंतर है, परिमेय संख्या ऋणात्मक रूप में हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन भिन्न संख्या हमेशा किसके रूप में होती है, अंश/हर के रूप में होती है, ऋणात्मक नहीं होता। और इसका स्टैंडर्ड रूप और देखना, जैसे मैंने लिखा 5/-3, तो स्टैंडर्ड रूप क्या आएगा, जो माइनस ऊपर लगेगा, -5/3। तो इसमें परिमेय संख्या और भिन्न में बस इतना ही फर्क है, ज्यादा नहीं। अब अपन देखते हैं कि इनको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। मैं एक नंबर लिखता हूँ, जैसे नंबर लाइन लिखी मैंने। तो पहले ये देखते हैं कि 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा अपन लिखेंगे, यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूँ 0 से। इधर प्लस में इनफाइनाइट आएगा, इधर माइनस में क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। 5 को तो करना है 0 1, ये 2
3, यानी कि यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, इधर क्या लिखा 5, आगे 6 7 और मतलब आगे तक चलता रहेगा। किसको दर्शाना है? 5 को दर्शाना है। अच्छा, संख्या रेखा का नियम क्या है कि 0 और 1 के बीच की जितनी दूरी है उतनी 1 और 2 के बीच की दूरी है, उतनी 2 और 3 के बीच की दूरी है, उतनी 3 और 4 के बीच की दूरी, यानी कि समान इकाई चलती है यहाँ पे। अब 5 को दर्शाना है तो 5 तो यहाँ पे आ रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये आ गया 5 रिप्रेजेंट हो गया। मान लीजिए 3 को करना है तो 3 तो ये रहा, 3 को ऐसे दर्शा देंगे, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया 3। मान लीजिए यहाँ पे आपको करना है 0 को, तो ये हो गया 0 हो गया। अच्छा, माइनस की संख्या भी रिप्रेजेंट करना हो सकता है, तो माइनस को इधर अपन इधर दर्शा देंगे थोड़ा सा और, जैसे -1, -2, -3, -4। मैंने मान लिया कि माइनस पूछ लिया कि -3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो -3 का यहाँ पे, तो -3 ऐसे हो गया। ये तो हो गई ओनली फॉर पूर्णांक की अपन बात कर रहे हैं, तो पूर्णांक को अपन इस हिसाब से दर्शा सकते हैं। प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या, इनको अपन ऐसे दर्शा सकते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करना। तो परिमेय संख्या को देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2/3, 2/3 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, एक संख्या रेखा ऐसे बना लीजिए। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि 2/3 है, ओके। 2/3 में आप ये चेक करेंगे कि जो Q का मान है वो P के मान से छोटा है या बड़ा है। यदि ये नीचे वाली संख्या बड़ी है तो हमेशा मान के चलना क्या है, होता ही है 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख लीजिए 0, इसमें यहाँ पे 1 लिखने पर इतना गैप छोड़ दिए ताकि उसके 3 भाग करने, कितने भाग करने 3, तो मैं मोटा मोटा लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 1, मैंने उसको ये पता चल गया कि 2/3 का मान है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। यानी आपको कितने टुकड़े करने, फिर इसके 3 टुकड़े करने, 0 और 1 के बीच में कितने टुकड़े करने, 3। तो 3 टुकड़े करने के लिए आपको बराबर दूरी पर 2 डैश लगाने, यानी कि 2, 1 और 2, कितने टुकड़े हो गए, 1, 2 और 3 टुकड़े हो गए। 3 टुकड़े करने के बाद में आपको क्या काम करना है कि 2/3 को दर्शाना है। किसको, 2/3 को। ये तो हो गया 0/3, कितना हो गया 0/3। क्या 0 में 3 का भाग लगाएंगे, 0 तो आएगा, ओके। ये हो गया 1/3, कितना हो गया 1/3। ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/3। क्या 3 में 3 का भाग लगाने पे 1 आता है, नहीं आता, बिल्कुल आता है। या 0 में 3 का भाग लगाने पे 0 आता है, नहीं आता, आता है। मतलब 1/3 तो हो गई ये वाली वैल्यू, 2/3 हो गई ये वाली वैल्यू। इसको दर्शाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 17/18, चलो छोटा नंबर लिखते हैं, 7 मैंने 8 लिख दिया, 7/8 इसको दर्शाएंगे। तो 7/8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको नंबर लाइन खींचनी है ऐसे, बस दिमाग इतना ही लगाना है कि नीचे वाला नंबर बड़ा है या छोटा है। ऊपर वाले से यदि बड़ा है तो 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 लिखो यहाँ पे और 8 टुकड़े हो जाए उतना गैप छोड़ दो, ये हो गया अपना 1, ओके। 0 और 1 के बीच में कितने टुकड़े करने हैं, 8। तो 8 टुकड़े करने के लिए बराबर कितने लाइन खींचनी पड़ेगी, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ, ये 7 और यहाँ पे हो गया 1। तो कितने टुकड़े हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खंड हो गए। 8 खंड करने पे अपन को क्या लिखना है, ये 0/, देखो 7/8 करना है, यहाँ से 0 स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये आ गया इधर अपना 7/8, ये क्या हो गया इधर 7/8। देखते हैं कि 2/3 को अपन यही क्यों रिप्रेजेंट किया। देखना कि 2 में आप 3 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 0,
दशमलव, यहाँ पे 0, 3 छके 18, 3 छके 18, बचा 2, फिर 0, फिर कितना आएगा इधर 0 उतारा, फिर 3 छके 18, तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा 0.666, 0.666। तो 0.66 मतलब 0 से तो बड़ा है और 1 से क्या है छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो बीच में मान आएगा उससे तो बड़ा है, 0.5 से तो बड़ा ही है, आधे से तो बड़ा ही है, इसलिए आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए 0.66 यहाँ पे आएगा 2/3, ये आएगा 7/8। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आप अपने कॉपी में 11/14 को दर्शाएंगे, आप अपनी रफ कॉपी में 13/19 को दर्शाएंगे। अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि 19 है, मतलब आने वाला आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। कितने पार्ट करने हैं? 19 खंड करने हैं, और 13वां 0 से स्टार्ट करके 13वां जो आएगा उस पर क्या लगा देना आपको, ऐसा इस हिसाब से दर्शा सकते हैं आप। अब भी बात आती है कि सर आपने ये तो बता दिया, अब ऐसा नंबर भी तो हो सकता है कि ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला क्या हो, छोटा हो। जैसे 3/2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है। अब काम क्या करना है? अब थोड़ा मन ही मन में थोड़ी सी चीज सोचनी है कि 3/2 है, 3/2 है। आप ये समझो कि 3 रोटियां 2 लोगों में बांटनी है, 3 रोटियों को 2 लोगों में बांटनी है, तो 2 लोगों के पास पूरी पूरी कितनी रोटी आएगी? एक रोटी आएगी दोनों के पास, यानी कि 3 रोटी थी, 1, 2 और 3। लोग कितने थे? 2 थे। कितने थे? 2। तो इसके पास एक रोटी मिल गई, इसको भी एक मिल गई, लेकिन एक रोटी बच गई, एक रोटी बच गई। अब एक रोटी बची, उसको भी दोनों लोगों में बांटना है। 2 लोग थे, एक एक तो दोनों के पास मिल गई, अब इनको 2 लोगों में बांटना है, तो एक रोटी 2 में बांटी, 1/2, आधी आधी तो आएगी। बात है समझ में? तो ऐसे ही अपन संख्या रेखा पे इनको दर्शाएंगे। कैसे देखना कि अब ये देखना 3/2 का मतलब एक एक रोटी तो पूरी पूरी मिल जाएगी, यानी 3 में 2 का भाग देंगे तो एक बार तो भाग पूरा पूरा जाएगा, फिर बचेगा कितना? एक बचेगा शेष पर, है ना? उस एक को, जो एक आएगा उसी को अपन रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, यानी कि 1/2 बचा, उसको रिप्रेजेंट करना है। देखना कैसे कि मैंने बोला 0 से स्टार्ट करूं और एक एक रोटी तो पूरी पूरी आ जाएगी, यानी कि ये रोटी तो पूरी पूरी आ गई, यानी कि भाग एक बार पूरा चला गया, यानी कि अब 1 से बड़ा नंबर आएगा। 3/2 मतलब 1 से बड़ा नंबर आने वाला है, यानी कि जो आने वाला नंबर है वो 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। अब क्या काम करना है कि बट्टे में कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। तो 1 और 2 के कितने टुकड़े करने हैं? कितने खंड करने हैं? 2 खंड करने हैं। देखना डाल 2 खंड हो गई क्या? 1 और 2। 1 और 2 करने मतलब ये हुआ कि अब ये जो बीच वाला पद है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3/2 को। किसको करेगा? 3/2 को रिप्रेजेंट। बलून फूट गया। क्या हुआ? बलून फूट गया। नया लेके आएंगे? नहीं अभी। अभी मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ना। थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं। अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अभी देखो 3/2 को अपन ने इस पे रिप्रेजेंट किया। अब ये वाला जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3/2 को। 3/2 का मतलब 3 का आधा। 3 का आधा कितना होता है? 1.5, यानी कि 1.5। अच्छा 1.5 कहाँ पे आएगा? 1 और 2 के बीच में तो आता है। 1 और 2 के बीच में, बीच में यही तो नंबर है, तो इसी को तो अपन क्या बोलते हैं? 3/2 बोलते हैं। अब जैसे मैंने लिखा 5/2 है, 5/2 को रिप्रेजेंट करना है किस पे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 5/2 का मतलब ये हुआ कि 5 में 2 का भाग, तो 2 बार तो पूरा पूरा गया, यानी 2 2 4 होता है, यानी कि 2 बार तो गया पूरा पूरा, शेष तो कितना बचा? 1। अब अपनी बात आती है, जो 1 बचता है ना, 1 बचा, 1/2 को रिप्रेजेंट करेंगे आगे। अब देखना 5/2 है तो संख्या रेखा खींचो ऐसे, और 0 से कहाँ तक लेना अपने को? ये 0 हो गया,
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 तक तो पूरा पूरा भाग चला गया। लेकिन अब आगे यानी 2 पॉइंट कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। जैसे ये 3/2 आया था, तो मैंने बोला कि 2 का भाग 3 में 1 बार तो पूरा पूरा जाता है, तो यानी 1 बार तो पूरा पूरा गया, लेकिन आने वाला आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर भी 2 का भाग 5 में पूरा पूरा गया 2 बार, लेकिन शेषफल बच गया, तो आने वाला आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा। अब क्या कितने खंड करने? 2 खंड करने। ये हो गए 2 खंड, 2 खंड हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब 5/2 यानी अब 1 बचा था ना वहाँ पे, यानी कि 2 का भाग 5 में देने पे 2 तो पूरा पूरा गया, 1 बच गया। अब 1 को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 1/2, 1 हो गया, 2 खंड करने थे, 1 हो गया, तो ये आ गया 1/2 नहीं, 5/2, 5/2। समझ में आई बात? एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे इसको मिटा देता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 8/7 लिखा नहीं, कितना लिखा? 8/7। 8/7 का मतलब क्या हुआ कि 7 का भाग 8 में 1 बार तो पूरा पूरा गया, शेषफल बचा 1, यानी कि आने वाला आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आया है, तो आने वाला आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा। यहाँ पे 2 का भाग 5 में गया था 2 बार, तो 2 और 3 के बीच में आंसर आएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1। मैंने बोला 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। कितने टुकड़े करने हैं? 7। कितने करने हैं? 7। 7 करने के लिए 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 7 टुकड़े। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7। अब रिप्रेजेंट करना है अपने को कि 7 का भाग 8 में पूरा तो गया, एक बार कितना बचा था? 1 बचा था। तो पहले वाला नंबर ये क्या आ जाएगा? ये क्या नंबर आ जाएगा? 8/7। कितना आ जाएगा? 8/7। ये हो गया अपना, इसको अपन रिप्रेजेंट इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। मान लीजिए और यहाँ पे 11 लिखता मैं, कितना लिखता? 11। 11/7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 7 का भाग 11 में गया एक बार, शेष पर कितना बचा? 4। तो 4 भाग करने हैं इसके, 4 जो चौथा पॉइंट वहां पे लिखेंगे। ये तो हो गया पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये चौथा किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे 11/7 को करेगा। किसको करेगा? 11/7 को। मान लीजिए यहाँ पे 10 होता, कितना होता? 10। 10 में 7 का भाग एक बार गया, शेष पर 3 बचा। अब तीसरा भाग 1 2 3, ये वाला भाग किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10/7 को। किसको करेगा? 10/7 को। समझ में आ गई बात? ओके, यानी कि ये 8/7, ये वाला 9/7, ये 10/7, ये 11/7, ये 12/7, ये 13/7 और ये 14/7 होता है नहीं होता? 14/7 का मतलब इतना होता है 2। कितना होता है? 2 होता है। तो ये वाली संख्या आपको संख्या रेखा पर निरूपित करनी आ गई होगी। अभी अपन आगे देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे। आप एग्जाम्पल लिखना है 1 2, ताकि आप घर पर इस वाले नंबर में, जैसे मैंने लिखा 19/5, मैंने लिखा 21/8, मैंने लिखा 23/4, मैंने लिखा 25/4, इन वाले नंबर को आपको संख्या रेखा पे निरूपित करना है, ठीक है। अभी अपन देखते हैं आगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित करना। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ये कैसे करेंगे इसको देखते हैं। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इनको संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो मैं आपको ये 1 2 छोटे करके दिखा दूं और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे वाले नंबर को भी संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। देखना कैसे।
अनरूट 2 है, ठीक है। ये होगी संख्या रेखा, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया इधर 2, ये हो गया इधर 3, इधर हो गया 4। अनरूट 2 को लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, अच्छा देखना ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये भी आधार भी इसका 1 इकाई है और लंब भी इसका कितना है, 1 इकाई है। इसका कर्ण क्या होगा, कर्ण अनरूट 2 होगा। कैसे, आप जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो, यानी कर्ण बराबर ऐसे लिख सकते हैं आप, अनरूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, लंब का 1, 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया अनरूट 2, कितना आ गया अनरूट 2। तो ये वाली लाइन क्या हो गई अनरूट 2 हो गई। अब आपको क्या काम करना है, आपको स्केल से कैसे स्ट्रेट लाइन खींचनी, सीधी लाइन खींचनी है अपनी कॉपी के अंदर, और यहाँ से अनरूट 2 आपको ये चर्चा में थोड़ा समझ में आना चाहिए कि अनरूट 2 को अपन लिख कैसे सकते हैं, यानी कि 1 प्लस 1 अपन ये कर्ण स्क्वायर से इस हिसाब से अपन निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आपको यहाँ से इकाई लंबाई की एक ऐसी रेखा खींचनी है, फिर 1 पे आपको इकाई लंबाई का एक लंब खींचना है। क्या खींचना है, इकाई लंबाई का एक लंब 90 डिग्री। तो मैंने एक लंब खींच लिया यहाँ पे 90 डिग्री। अब क्या करना है आपको, इसको मान लीजिए ये तो हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, यहाँ पे हो गया सी पॉइंट। अब ए को आपको सी से मिला देना है, ए को सी से मिला देना है। तो ए और सी की जो दूरी आएगी ये इकाई हो गई, ये भी इकाई हो गई। आने वाला आंसर ये कितना हो गया अनरूट 2 हो गया, अनरूट 2। अब यहाँ से इतना प्रकार आपको ओपन करके और ऐसे आपको टिक करना है ऐसे। ये जो चाप आपका इस संख्या रेखा पे जहाँ पे काटेगा, मान लीजिए यहाँ पे काटा, तो ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, अनरूट 2 को रिप्रेजेंट करेगी। अब मान लीजिए अनरूट 3 को रिप्रेजेंट करना है, किसको अनरूट 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो अनरूट 3 को कैसे करेंगे, अच्छा देखना, यदि मैं इस पर इकाई लंबाई का एक लंब खींच दूं, यानी कि 90 डिग्री का इकाई लंबाई का खींचना, कैसे, तो मेरे को ये पता है कि अनरूट 2 है, अनरूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यदि इसका अपन वर्गमूल लेंगे तो ये वाली भुजा आएगी आगे, अनरूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1, और ये आ गया अनरूट 3, ये आ गया अनरूट 3। अब अनरूट 3 को रिप्रेजेंट करना अपने को, तो ये हो गया 1। जब अपन यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे डी मान लिया, और यदि अपन ए को डी से मिलाते हैं, इसकी सतह से मिला लेना, आप ए को डी से मिलाते हैं, तो ये जो दूरी है उसको बोलेंगे अनरूट 3। क्या बोलेंगे, अनरूट 3। अब यहाँ से इतना प्रकार आप ओपन करना, और इसको ऐसे आपको क्या लगाना है, इधर चाप लगाना है। यहाँ पे संख्या रेखा को ये जो चाप जहाँ काटेगा वो वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, अनरूट 3 का मान कहलाएगा। जाओ नीचे, अनरूट 3 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अनरूट 5 को भी कर सकते हैं। अनरूट 5 को कैसे करेंगे, देखना, इसको मैं मिटो देता हूँ, या फिर अपन, चलो मैं नीचे सिखा देता हूँ आपको। देखो, मान लीजिए अनरूट 5 है, अनरूट 5 को अपन यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं नीचे से करके दिखा रहा हूँ आपको। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, अनरूट 5 है। तो अनरूट 5 को आप कैसे लिख सकते हो, ये बताओ। क्या अनरूट 2, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अपन करेंगे, यानी आधार अपन ये ले लेंगे, लंब अपन ये ले लेंगे, तो ये तो हो गया 4 प्लस 1, आने वाला आंसर अनरूट 5। कितना आ गया, अनरूट 5। तो मैंने आधार तो ले लिया 2 इकाई का, कितना ले लिया, 2 इकाई का ले लिया। ये मान लीजिए मैंने पॉइंट ए माना, ये वाला पॉइंट मैंने बी माना। अब बी पॉइंट पे मेरे को इकाई लंबाई का क्या खींचना है, लंब खींचना है। तो इकाई लंबाई का मैंने यहाँ से एक, यानी इतनी दूरी का एक लंब यहाँ पे अपन खींच लेंगे। स्केल की सहायता से आप एग्जैक्ट खींचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रियल में वैल्यू क्या आने वाली है।
यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया सी, जो है 90 डिग्री का कोण। अब क्या करना है आपको, ए को सी से मिला देना है, ए को सी से मिला देना है। अब ए से इस सील लंबाई का आपको प्रकार खोलना है और चाप लगाना है। क्या लगाना है, कि चाप लगाना है ऐसे। यहाँ पे जो चाप इस संख्या रेखा जहाँ पे काटेगा उस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी, और इसको दे दिया डी। तो ये जो डी पॉइंट है वो डी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसमें अपन ने धनेत्र पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक, शून्येतर पूर्णांक इनके बारे में चर्चा की। परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार उनके बारे में चर्चा की। अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, इन सभी को अपन ने आज सीखा है। अब आगे की क्लास में अपन और भी बेसिक चीज़ें सीखेंगे, लेकिन मेरा इरादा ये है कि मैं 10th क्लास का जो भी पोर्शन है वो स्टार्ट करूं, और वैदिक गणित है वो भी अपन, वैदिक गणित की भी क्लास अपन कंटिन्यू रखेंगे, वो आज से अपने स्टार्ट करेंगे। सो आपको कैसी लगी क्लास? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना, और इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी आपको फॉलो करना है GRP मैथमेटिक्स से, ठीक है। अपना फेसबुक चैनल भी है और यूट्यूब पे तो अपना चैनल है ही, आप इसको सब्सक्राइब करके रखना और शेयर भी करना है। धन्यवाद।